हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं सातवाहन वंश का इतिहास भाग दूसरा। पहला भाग मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, कला एवं संस्कृति के बारे में। पहले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था सातवाहन वंश का प्रारंभिक इतिहास, सिमुक के बारे में पढ़ाया था मैंने, कृष्ण के बारे में पढ़ाया था, सातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ाया था और राजा हाल के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो जो प्रारंभिक इतिहास है सातवाहन वंश का मैंने भाग 1 में पढ़ाया है, तो इसीलिए आप जाइए पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद आप इस वीडियो को देखें। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, तो वहां भी इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सातवाहन वंश का इतिहास भाग दूसरा। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल 106 से 130 ईस्वी के मध्य में था। देखिए मैं आपको यहां पर बता दूं, सातवाहन वंश में जितने भी राजा हुए उनके शासन काल को आप इग्नोर करें, क्योंकि जितने इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे उतने इतिहासकार इनका अलग अलग शासनकाल बताते हैं। तो इसलिए यहां पर मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि 106 से 130 ईस्वी के मध्य में ही गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल था, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो उन सभी किताबों में मुझे ये शासनकाल अलग अलग लिखा हुआ मिला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक राजा नहपान को पराजित करके मार डाला था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने महाराज, राजराज और स्वामी जैसी उपाधियां धारण की थीं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा ही वेणकटक नामक नगर बसाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आज तक पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकाल किए नामक कर मुक्त क्षेत्र दान में दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, अजकाल किए क्षेत्र जो कर मुक्त था वो दिया था किसको? बौद्ध संघ को। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही कार्ले के बौद्ध भिक्षु संघ को करजक नामक कर मुक्त ग्राम दान में दिया था। तो यहां पर ये आपको याद रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये मुझे एग्जाम में मिला था, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है। शून्यवाद के संस्थापक नागा अर्जुन संभवतः गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में नासिक लेख में कहा गया है कि समुद्र तोय पीता वाहन, यानी तीनों समुद्रों का पानी पी लिया था। ऐसा कहां कहा गया है? नासिक लेख में कहा गया है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है अच्छे से। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही बौद्ध साधुओं तथा सनातन साधुओं को भूमि दान में दिए जाने की प्रथा को प्रारंभ करवाया था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि मैंने हाईलाइट नहीं किया है इसको, लेकिन ये बहुत जरूरी है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक लेख में ब्राह्मण कहा गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि नासिक लेख में ब्राह्मण कहा गया है किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और मैं आपको बता दूं कि सातवाहन वंश ही पूरा ब्राह्मण वंश था। ये आपको याद रखना है कि इसके जितने भी राजा हुए सबके सब ब्राह्मण थे, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे संभवतः 130 ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु हो गई थी। यहां मैंने संभवतः क्यों लिखा हुआ है? देखिए संभवतः मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि निश्चित नहीं है, हो सकता है कि 130 ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु हुई हो, क्योंकि इतिहासकार अलग अलग इनका जो समय है वो बताते हैं। कोई अलग शासनकाल लिखता है तो कोई अलग लिखता है, कोई मृत्यु के बारे में अलग लिखता है तो कोई मृत्यु के बारे में और अलग लिख देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये संभवतः शब्द लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं इनका इतिहास। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का शासनकाल 130 से 154 ईस्वी के मध्य में था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये वशिष्ठी पुत्र क्यों लिखा है
और ये गौतमी पुत्र लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर वशिष्ठी इनकी माता का नाम था, ठीक है। इन्हें पुलुमावी, पुलुमावी तो इन्हें कहा जाता था, लेकिन पुराणों में इन्हें पुलुमा कहा गया है। तो इसीलिए चाहो तो आप पुलुमा कह लो, चाहे आप पुलुमावी कह लो, एक ही बात है। यहां पर गौतमी पुत्र, देखिए गौतमी पुत्र इनकी माता का नाम था, जो सातकर्णी राजा हुए थे इनकी माता का नाम था, इसीलिए उन्होंने अपनी माता का नाम पहले लगाया, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यहां पर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसीलिए यहां पर ये लिखा हुआ है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह उज्जैन के शक राजा रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था, परंतु रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित करने का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर अभिलेखों की बात करें, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के जो लेख हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि रुद्रदामन की पुत्री से विवाह हुआ था इनका। लेकिन रुद्रदामन का ही एक जूनागढ़ अभिलेख है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसमें ऐसा कहा गया है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने अमरावती के बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। मैं आपको देखो बता दूं, हालांकि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि सातवाहन राजाओं की जो प्राचीन जो राजधानी थी वो अमरावती थी। अमरावती दो है, एक महाराष्ट्र में है और एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी है, और इसीलिए वो राजधानी बनाई गई थी क्योंकि सातवाहन राजाओं की वो प्राचीन राजधानी है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। इसकी चर्चा मैंने पार्ट 1 में की है, तो आप उस वीडियो को देखो, तो वहां पे आपको मैंने अच्छे से समझाया है। तो अमरावती में एक बौद्ध स्तूप था, तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने करवाया था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के द्वारा ही नवलगढ़ नामक नगर को बसाया गया था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने नगर स्वामी की उपाधि धारण की थी। पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पुलोमा सातकर्णी के नाम से उल्लेखित किया गया है। देखिए पुलोमा सातकर्णी, वास्तविक नाम इनका पुलोमा ही था, तो यहां पर आपको ये याद रखना है पुलोमा सातकर्णी। तो ये कहाँ है लिखा हुआ है? ये पुराणों में लिखा हुआ है। तो जो पुराणों में नाम लिखा हुआ है यही वास्तविक नाम है, और इनका जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है वो अभिलेखों में लिखा हुआ है, तो इसीलिए इतिहासकारों ने इनका वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी लिखा हुआ है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में जो आया है मैंने उसी को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उससे पहले सातवाहन वंश में जितने भी राजा हुए उन्होंने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को अपने अधीन नहीं कर पाया था। थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए मैं एक दिन एक मूवी देख रहा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, चाहो तो आप देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पूरे भारत को विजित कर लिया था। देखिए ये बात झूठ है, ये सही नहीं है, फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य फैला हुआ था वो आंध्र प्रदेश, पूरे आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन इलाकों में फैला हुआ था। जैसे ही वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का शासन आया तो सबसे पहले उसने पूरे आंध्र प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था, और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के जो शासनकाल था वो कुछ मध्य प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र, इस तरह से लगा हुआ था। तो यानी कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को संपूर्ण आंध्र पर विजय प्राप्त करने के कारण प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने क्या किया था कि पूरे आंध्र प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था, इसीलिए प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को, ये आपको याद रखना है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बाद सातवाहन वंश में कई राजा हुए, परंतु उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उनके बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यज्ञश्री सातकर्णी की, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी का शासनकाल
165 से 195 ईस्वी या 174 से 203 ईस्वी के मध्य में था। तो यहां पर मैंने दो शासनकाल क्यों लिखे हुए हैं? जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूं आपसे कि सातवाहन वंश के राजाओं का शासनकाल बहुत अलग अलग है। कोई इतिहासकार कुछ लिखता है तो कोई इतिहासकार कुछ लिखता है, तो इसीलिए इनके शासनकाल के बारे में सही से जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश हिंदी की किताबें पढ़ी तो उनमें अलग अलग मुझे लिखा हुआ इनका शासनकाल मिला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनका दो दो लिखे हुए हैं। हो सकता है एग्जाम में पहली बार तो पूछेगा नहीं, क्योंकि जिस राजा का शासनकाल निश्चित नहीं होता है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो मैंने यहां पर दोनों को लिख दिया है, तो आपको ये याद रखना है। यज्ञश्री सातकर्णी को जल यात्रा का प्रेमी कहा जाता है क्योंकि उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले तो इनके शासनकाल को आप याद रख लें, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपको याद ना हो, क्योंकि ये शासनकाल को याद रखना इतिहास में बहुत मुश्किल का काम है। तो आपको ये याद रखना है कि यज्ञश्री सातकर्णी को जल यात्रा का प्रेमी कहा जाता है और इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इनके सिक्के कहाँ कहाँ पाए गए हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तक इनके सिक्के पाए गए हैं यज्ञश्री सातकर्णी के। यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल से ही सातवाहन वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था। तो देखो, आपको ये याद रखना है कि यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के ऐसे राजा थे कि इनके ही शासनकाल के बाद सातवाहन वंश का इतिहास नहीं मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद सातवाहन राजाओं का इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने यज्ञश्री सातकर्णी को ही सातवाहन वंश का अंतिम राजा माना है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। देखिए, ये बात मैं भी कह रहा हूं, ज्यादातर इतिहासकार इस मत का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि जो सातकर्णी थे, यज्ञश्री सातकर्णी, तो वो अंतिम राजा थे सातवाहन वंश के, लेकिन इसको ज्यादातर इतिहासकार नकारते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यज्ञश्री सातकर्णी के बाद इनका इतिहास मिलता नहीं है सातवाहन राजाओं का, इसीलिए वो अंतिम राजा मानते हैं। लेकिन काफी अगर आप गहन अध्ययन करेंगे इनके लेखों का, सातवाहन वंश के जो राजा हुए इनके लेखों का, तो उसमें ये दर्शाया गया है कि यज्ञश्री सातकर्णी के बाद भी कई राजा हुए, लेकिन वो फेमस राजा नहीं हुए और उनका छोटा सा ही साम्राज्य रह गया था। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश का उदय हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर वाकाटक वंश का उदय कब हुआ था? सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश का उदय हुआ था। अगले वीडियो में आपको वाकाटक वंश के ही बारे में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यज्ञश्री सातकर्णी, देखो यज्ञश्री इनकी माता का नाम था, यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा। जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, तो ये गौतमी, वशिष्ठी, यज्ञश्री, ये इनके माताओं के नाम हैं। और ये सातकर्णी जो लिखा हुआ है ना, तो सातकर्णी इनकी उपाधि होती थी। इनके वास्तविक नाम क्या थे इन राजाओं के, वो ना तो पुराणों में आपको मिलेंगे और ना ही इनके लेखों में इनके वास्तविक नाम की चर्चा की गई है, तो इसलिए कोई भी इतिहासकार ने इनके वास्तविक नाम को नहीं लिखा हुआ है। इनका जो नाम लेखों में मिला हुआ है वही नाम इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की संस्कृति की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर यही पूछी जाती है। सातवाहन वंश के राजा बौद्ध और सनातन दोनों धर्मों की अनुयायी हुए। उन्होंने दोनों धर्मों को अपना संरक्षण प्रदान किया। देखिए, ये आपको याद रखना होगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म और सनातन धर्म दोनों धर्मों के अनुयायी हुए सातवाहन वंश के राजा। और सातवाहन वंश की जो प्राचीन राजधानी थी वो कहाँ थी? अमरावती में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान है, तो वहां पे इनकी राजधानी थी, जो प्राचीन राजधानी सातवाहन राजाओं की। तो उस समय वो बौद्ध धर्म यानी कि महायान शाखा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था अमरावती, तो ये आपको याद रखना है। कार्ले का चैत्य
अजंता की गुफाएं, अमरावती कला का निर्माण और एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन राजाओं के शासन काल में ही हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया है इसीलिए इसको। सातवाहन राजाओं की राजकीय भाषाएं प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु थी। हालांकि इसकी चर्चा मैं अपने भाग 1 वाले वीडियो में कर चुका हूं, अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा। सातवाहन वंश के समय में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। पहला महाभोज, महारथी, सेनापति। दूसरा अमात्य, सौदागर, श्रेष्ठन। तीसरा वैद, लेखक, स्वर्णकार। चौथा कृषक, माली, बढ़ई, लोहार। तो इस तरह से उनका जो समाज था वो बटा हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सातवाहन वंश के समय में जो समाज था वो 4 भागों में बांटा गया था उसको। सातवाहन काल में स्त्रियों को सम्मान और आदर प्रदान किया जाता था। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी सातवाहन राजा हुए उन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र। तो इस तरह से जो नाम उन्होंने लगाया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि उस समय स्त्रियों का सम्मान और आदर बहुत किया जाता था। हालांकि जो सातवाहन वंश में जो प्रारंभिक राजा हुए, जैसे सिमुक हुए, कृष्ण हुए, राजा हाल हुए, तो इन्होंने अपनी माताओं का नाम नहीं लगाया है। लेकिन हाल के बाद जो राजा हुए उन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माताओं का नाम लगाया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सातवाहन काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। सातवाहन काल के तांबे चांदी के सिक्कों को कांसरपण तथा सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो तांबे और जो चांदी के जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? कांसरपण। उस सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था, सुवर्ण। ये आपको याद रखना है। सातवाहन राजा ब्राह्मण राजा थे, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक लेख में उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। देखो ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बोल चुका हूं कि सातवाहन वंश पूरा ब्राह्मण वंश था और इसके सभी राजा ब्राह्मण थे। ये बात मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूं। सातवाहन काल में बौद्ध कला का खूब विकास हुआ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अमरावती बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सातवाहन काल में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती था, जो सातवाहन राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। इसको मैं अभी आपको बता चुका हूं। सातवाहन काल में आंध्र प्रदेश कपास के लिए प्रसिद्ध था। देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि जब सातवाहन राजाओं का राज्य था आंध्र प्रदेश में, तो उस समय आंध्र प्रदेश कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। और अगर वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।